सेकेंड फेज में मुस्लिम बहुल सीटों की बात करती हूँ, जहां टीएमसी हर बार अच्छा गेन करती है। 50 से 70% मुस्लिम आबादी वाली 11 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 10 सीट तो सीधे सीधे टीएमसी के पास जाती दिखाई देती है। अन्य के खाते में 1 सीट है, जबकि बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुला। 40 से 50% जहां पर मुस्लिम आबादी है, वहां पर भी आप देखें 11 में से 11 सीटें जो हैं वो टीएमसी के पास है। 30 से 40% जिन 23 सीटों पर मुस्लिम आबादी है, वहां पर 23 की 23 सीट किसके पास है? टीएमसी के पास। यहां तक कि जहां पर मात्र 10 से 20% मुस्लिम आबादी है, यानी कि जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, उन 27 सीटों में से भी 23 सीटें बीजेपी, आप देखिए, मात्र 4 पर सिमट गई। 23 सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी के पास जाती हैं। मैं इसी एक बिंदु पर रजत जी आपका रिएक्शन चाहती हूं। ये जो आंकड़ा अभी हमने आपके सामने रखा, पहला चरण निकल गया। अगर ये वेव वाला चुनाव है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तब तो इस वेव वाले चुनाव में यहां पर भी कुछ गणित बदल सकता है, वरना ये लड़ाई तो शुरू ही वहां से हो रही है जहां पर टीएमसी का अपर हैंड है। रजत जी। जी नमस्कार। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उदय की बात करेंगी तो कई सारे प्रदेशों में जहां भाजपा नहीं थी, वहां से शुरुआत उसकी अर्बन सेंटर से हुई। जो अर्बनाइज बड़े शहर हैं, वहां से उन्होंने पेनिट्रेशन शुरू किया और धीरे धीरे जाके रूरल में अपनी पैंठ बैठाई। यहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उदय बड़ा ही विपरीत तरीके से हुआ है। उन्होंने पहले एंटी इनकम्बेंसी गांव गांव में जाके बनाई, और शहर का जो क्षेत्र है, जो ग्रेटर कोलकाता का क्षेत्र आप बोल रही हैं, वो भाजपा से अभी तक अछूता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि अर्बन सेंटिमेंट जो डिफाइन करता है ये भद्रलोक को, जो कोर बंगालीनेस को डिफाइन करता है, उस पे पेनिट्रेशन कैसे करना है। इसके ऊपर विशेष रूप से जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, जिस तरह से सिंबॉलिकली प्रधानमंत्री जी ने नौका विहार भी की हावड़ा में, तो पूरा ये जो अर्बन बेस है पूरे स्टेट का, वहां पे अपील करने की कोशिश है। यहाँ पे ही आपको यूथ मिलेंगे, आपको जो जो युवा नौकरियां ढूंढ रहे हैं वो लोग मिलेंगे, अर्बन लोग मिलेंगे आपको, जो जो डिफाइन करते हैं कि बंगाली होने का मतलब क्या है। ऐसे लोग जो कि आरजी कर में ह्यूमन चेन बना बना के जो कि खड़े हुए थे, जिन्होंने आंसू रोए थे, जो जिस तरह का हत्याकांड हुआ था आरजी कर केस में, ये पूरा अर्बन बेल्ट था जो कि मैसिवली मोबिलाइज हुआ था ममता बनर्जी के विरोध में। तो मुझे ऐसा लगता है ये जीरो वाला आंकड़ा तो इस बार नहीं रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें इनरोड्स बनाती है सिग्निफिकेंट, तो ये आप मान के चलिए, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है, इतना सब हो जाने के बावजूद, तब आप, मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी वही 100-110 के ओवरऑल आंकड़े पे रुक जाएगी। 100-110 के ओवरऑल आंकड़े पर रुक जाएगी अगर ये सारे बिंदु काम नहीं करते हैं। समीर जी, आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि मैं जो 142 सीटों में फेज 2 का भी एक आंकड़ा निकाल कर बैठी हूं, 34 सीटें तो ऐसी है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच का 2021 का नतीजा ये कहता है कि मार्जिन ही 60,000 से ज्यादा का है। अब ये जो 60% का जो मार्जिन है, इसे बीजेपी कैसे पाट पाएगी? देखिए मीनाक्षी, मैं आपके साथ कई बार कहानी कुर्सी में और तमाम प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा होती है, मैं इस बात का लगातार जिक्र कर रहा हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और कल जिस तरीके से 152 सीटों पर जिस तरीके से मतदान हुआ है, यह साफ बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि एसआईआर प्रक्रिया हुई है तो जो अवैध वो अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज पत्रकार वार्ता ली और उन्होंने बताया कि पहले फेज में हम 110 सीटें जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। पिछली बार 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज में जीती थी, मतलब 2/3 सीटें 2021 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, मुझे लग रहा है उसका असर दिखने वाला है। और सेकंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 5 साल जमीनी स्तर पर जो राष्ट्रीय सहयोग संघ ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से काम किया है, सुनील बंसल ने और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, वह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरा दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 150 सीटने जा रही है। अमित शाह जी की जो आज पीसी थी, प्रधानमंत्री मोदी का जो आज जिस तरीके से बयान आया है, 2 रैलियां हुई है, भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्फिडेंस बता रहा है कि यह जो वेव है, यह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है। और बंगाल का भद्रलोक भी इस बार जो ग्रेटर कैलाश में जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था,
वहां भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार बेहतर वोट मिलेगा। साउथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कई जिलों में ममता बनर्जी का खाता नहीं खुलेगा, मुझे लग रहा है भले ही ममता बनर्जी का खाता खुला रहे, ठीक सर, भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं। नहीं सर, आप तो 150 पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार दिखा रहा था, लेकिन पहले चरण के मतदान होने के बाद ये तस्वीर उसने पलट दी। वो कह रहा है कि 170 सीटें बीजेपी ला सकती है और टीएमसी 120 सीटों पर सिमट सकती है। तो ये एक परिवर्तन मुझे अभी तक यहाँ दिखाई दे रहा है। अमिताभ जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ सीटें ऐसी हैं मैं जिस पर बात करना चाहती हूँ। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले देवेंद्र, वो सीटें ऐसी जो 18 सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी इन सेकेंड फेज में बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्होंने 18 सीटें जीती थी, उनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मथुआ समाज डोमिनेट करता है, 11 सीटें दलित बहुल सीटें दिखाई दे रही है, उसमें भी हुगली, नादिया और नॉर्थ 24 परगना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां पर बीजेपी को होप ज्यादा है। लेकिन अब अगर 170 तक जाना है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर पूरे साउथ बंगाल या ग्रेटर कोलकाता की हम बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर करना होगा। स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी की? मीनाक्षी, 2 चीज़। पहली बात तो ये कि एक जो सवाल किसी पैनलिस्ट ने उठाया था कि ये डिस्कशन में इसको खबर नहीं बनाना चाहिए। खबर इसलिए बनाना चाहिए कि देश के गृह मंत्री अगर आगे कोई आंकड़ा दे रहे हों और कोई भी राजनीतिक दल जो कि चुनाव में लगे हुए हैं वो आंकड़ा दे रहे हो तो आप उनके हिसाब से उस पर बात करते हैं कि इनका ऐसा सोचना है, और वो जरूरी नहीं है कि वो सही नतीजे में कन्वर्ट हो। उसी प्रकार से जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में गलत हुआ तो उसके पहले देखें तो 2019 में सही भी हुआ, 2014 में सही भी हुआ, राज्यों में भी आप उठा के देखें तो सक्सेस रेट उसमें बहुत ज्यादा नजर आएगी। जब ज्यादातर केस में सही रहता है, उस लिहाज से वो खबर बनती है।